हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। तो आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ आप जैसे ही एक सीएसआर नेट एस्पिरेंट के, जिसकी अभी रिसेंट में जून वाले रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 53 आई है एज जेआरएफ। तो ये जो स्टूडेंट है इनका नाम है प्रगति शर्मा और ये आईआईटी जम्मू से अभी पीएचडी कर रही हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि इन एस्पिरेंट को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ और ये मेरे कांटेक्ट में रही। ये पहले आईआईटी जैम से आईआईटी जलंधर गई, वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, यानी वहाँ टॉप किया इन्होंने। और उसके बाद ये इंस्पायर फेलो के थ्रू इन्होंने आईआईटी जम्मू में एडमिशन लिया पीएचडी में, और अब इन्होंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया बहुत अच्छी रैंक से। बाकी अब इनके बारे में हम इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करी और क्या गलतियाँ जिनसे आप लोगों को बचना चाहिए और कैसे इन्हें सुधारा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन प्रगति शर्मा, और थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। तो सबसे पहला मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में दें। वैसे मैंने व्यूअर्स को दे दिया है, पर फिर भी अपने बारे में आप कुछ बताना चाहें जो अलग हो या जानने में अच्छा लगे। जी सर मेरा नाम प्रगति शर्मा है और मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। और सर मैंने अपनी मास्टर्स एनआईटी जलंधर से करी है इन 2023 और करंटली मैं अभी पीएचडी परस्यू कर रही हूँ इन आईआईटी जम्मू। बहुत अच्छा, आईआईटी से आप पीएचडी कर रही हैं। और तो आपने शायद अभी जेआरएफ निकाला है और पीएचडी आपका लास्ट सेमेस्टर में आपने ले लिया एडमिशन। हाँ सर, अभी अगस्त में मैंने ज्वाइन करा और जो मेरा जेआरएफ हुआ है वो जून वाला है। अच्छा, जो रिसेंट जून वाला। ओके, गुड। तो सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम आपकी सीएसआर जर्नी से। आप एक शॉर्ट में पहले ब्रीफ में बताएं कि कैसे आपकी सीएसआर जर्नी रही, मतलब कैसे आपने सोचा कि आपको नेट करना है और क्या क्या फेसेस आपने देखे। सर जब मैं मास्टर्स में थी तो मेरे को बहुत क्लियर था कि मुझे ना साथ साथ में प्रिपरेशन करनी है नेट की। बट सर समहाउ मैं मैनेज नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे बहुत प्रोजेक्ट का लोड था मेरे ऊपर, तो मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया नेट के लिए। इनफैक्ट मैंने फॉर्म भी कभी नहीं भरा मास्टर्स के टाइम पे। बट मास्टर्स की बात तो था कि मुझे करना ही करना है, जैसे भी करना है, और मतलब दिमाग में बड़ा फितूर था कि दिसंबर का अटेम्प्ट है और करना ही करना है। तो सर बस यही था कि 6 महीने थे और बस दिमाग में था कि पहले जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट हो ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो सके। और रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज वगैरह साथ साथ में ज्वाइन करी और सारा मतलब यही था कि सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें मेरी रही है। और सर ये है कि बीच में मैं बहुत डीमोटिवेट रही हूँ, बहुत ज्यादा। बीच में मुझे लगता था मुझसे होगा ही नहीं, और मैं आपसे भी बहुत बार डिस्कस करती थी कि मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूँ। तो सर आपने बहुत मोटिवेट रखा मुझे, हर टाइम पे आपने मुझे अपनी सजेशंस दी। बट समहाउ फिर भी मेरा दिसंबर वाला नहीं हो पाया था, मतलब एलएस हो गया था। मेरे 114.5 मार्क्स थे उस टाइम पे, तो मतलब मुझे लगा था कि मेरा हो ही जाएगा जेआरएफ, बट उस टाइम नहीं हो पाया। बट अब की बार जून में हो गया। हाँ, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपका जेआरएफ हो गया, और ये बात बिल्कुल सही है कि मैं आपको एमएससी के टाइम से जानता हूँ। आई थिंक आईआईटी जैम से आप एडमिशन ले जब एनआईटी जलंधर ढूंढ रही थी, शायद मैंने आपको रिकमेंड किया था। उसके बाद भी मैंने आपकी जर्नी देखी। चलिए, ये सर आपका बहुत रोल रहा है इस पूरी जर्नी में, चाहे फिर जब मैंने बीच में पेपर एग्जाम दिया था या फिर गेट का एग्जाम दिया हो, हर टाइम में आपसे पूछ के जाती थी कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे नहीं। तो सर एज अ मेंटर आई रिस्पेक्ट यू लॉट, आपने मेरी बहुत हेल्प कर रही है और दिल से थैंक यू फॉर ऑल दिस हेल्प जो भी आपने इस पूरी जर्नी में मेरी की। थैंक्स यू फॉर योर अप्रिशिएशन। बट मुझे लगता है कि इसमें मेन रोल आपका ही है। एक टीचर का रोल या मेंटर का रोल 10% ही होता है, 90% ही सब आपकी मेहनत है। क्योंकि मैंने जहाँ तक जानता हूँ शायद आप एनआईटी जलंधर की टॉपर भी रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इंस्पायर के थ्रू ही आपने एडमिशन लिया है पीएचडी में। तो यानी पहले से ही आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एक दिशा आपको चाहिए और आपने उस दिशा को लेते करके दिखाया है। तो ये अच्छा है। तो अब मैं आपको जानना चाहूँगा क्या स्ट्रेटेजी है जो आपने अपनाई, क्योंकि कई बच्चे हैं जो अभी भी प्रिपरेशन मोड में, जैसे आप थे कभी, और रेगुलर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं पर किसी ना किसी कारणवश वो रह जा रहे हैं। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी आपने अपनाई कि एक बार पहली बार में ही आप कह रहे हैं कि आपने अच्छा करा, नेट कर दिया, और अगली बार थोड़ा सा और सुधार करके आपने जेआरएफ कर दिया। तो क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए आपके हिसाब से कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो?
जी सर। सर मेरे हिसाब से तो जो हम मतलब बच्चे सोचते हैं कि हम 2 सब्जेक्ट्स ही करके जाएँगे, फिज़िकल ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली करे थे। अगर मैं दिसंबर का बताऊँ तो बस मैंने एप्टीट्यूड उस टाइम पे नहीं किया था, बट तीनों सब्जेक्ट्स जो है हर चैप्टर जो है वो करा था। सबके क्वेश्चन सॉल्व करे थे, प्रैक्टिस करी थी, रिविज़न करी थी। तो हर मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी। क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर में एक पोर्शन टफ आ जाता है कभी-कभी, तो फिर हम उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है कि तीनों अगर आपने पढ़े हो तो आपके पास चॉइसेस अच्छी रहती है पेपर के टाइम पे। और दूसरा एक जो मुझे लगता है कि आपके पास कंटिन्यूटी मतलब आपको ना फॉलो करना ही पड़ता है शेड्यूल, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, 2-3 दिन छोड़ दिया, ऐसा मतलब कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। मैं अपना बताऊँ तो मैं संडे को कभी नहीं पढ़ती थी, हर संडे में ऑफ लेती थी, बट संडे के अलावा हर दिन मतलब मेरा ये था कि मुझे 8 से 10 घंटे देने ही देने हैं, तो वो रेगुलर फॉलो करती थी और बस कंटिन्यूटी और सेल्फ अपने आप को मोटिवेट रखती थी कि हाँ हो जाएगा, हो जाती थी डीमोटिवेट, बट स्टिल अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है और टेस्ट सीरीज भी जितना हो सके देनी चाहिए टेस्ट सीरीज। जैसे मैंने पेपर से पहले भी मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं। और सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब दिसंबर वाला टाइम था मैं एप्टीट्यूड भी करके गई थी, बट मुझे ऐसा लगा था अगर मैं एप्टीट्यूड के मतलब 4-5 नंबर भी ले आती तो मेरा हो जाता उस टाइम पे। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एप्टीट्यूड पे पूरा फोकस करा कि हाँ मैं करूंगी, तो सर उसका फायदा फिर आपने देखा लास्ट में, उसकी वजह से मतलब थोड़ा फायदा हो गया क्योंकि जून के टाइम पे एप्टीट्यूड वाज इजी, बट बाकी चीजें थोड़ी टफ थी, तो सर एप्टीट्यूड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ओके, थैंक यू फॉर शेयर करने के लिए। आई थिंक आपकी बात तो कम से कम बच्चे माने। मैं भी यही सेम चीज़ कहता हूँ। एक तो आप कुछ छोड़िए मत। काफ़ी स्टूडेंट है कि 3 में से 2 सब्जेक्ट करेंगे या एक ही सब्जेक्ट को अच्छा करेंगे और एक एप्टीट्यूड मिस कर देते हैं। मैं बार-बार बोलता हूँ, नेट से हाँ जेआरएफ जाने की सीढ़ी एप्टीट्यूड ही है। अगर आप एप्टीट्यूड मिस और कर देते हैं सर तो यू कांट डू। सर मैंने भी एप्टीट्यूड आपके कहने पे किया है क्योंकि हाँ। मैं नहीं करने वाली थी, बट आपने फोकस करा, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी जिसमें आपने बहुत बार फोकस करा कि एप्टीट्यूड करो करो, तो सर फिर ही मैंने सोचा कि मैं करके जाऊंगी इसको, और सर इसका फायदा होता है और सच में फायदा होता है बहुत यस। ज्यादा चलो, मुझे अच्छा एडवांटेज लगा होता कि है। आपको मेरी स्ट्रैटेजी आपके भी काम आई और ये सही है। एप्टीट्यूड करना चाहिए क्योंकि सीएसआर के एक पेपर का ये पार्ट है और ये भी है कि पेपर रेगुलर चेंज होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। तो अगर आपको सब कुछ आता है तो कहीं न कहीं आप थोड़े-थोड़े मार्क्स हर जगह से ले सकते हैं। नेक्स्ट जी मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप बोल रहे थे आप कई टाइम डिप्रेशन में चले जाते थे या परेशान हो जाते थे या पूरे दिन पढ़ने के लिए आप कहते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हमारा मन नहीं करता पढ़ने का और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं कैसे करता था इसको मैंने शेयर कर चुका हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को टैकल किया। पर आप कैसे इन चीज़ों को टैकल करती थी या पूरे दिन का शेड्यूल आपका क्या रहता था कि कैसे आप मतलब थोड़ा रिफ्रेश होती थी पढ़ाई से? हाँ सर मेरा ऐसा रहता था कि जैसे मैं जनरली सुबह थोड़ा-सा लेट उठती थी, मतलब रात को देर तक पढ़ती थी और सुबह लेट उठती थी। तो 9 साढ़े 9 जैसे शुरू हो जाती थी पढ़ना, और पढ़ के और थोड़ा बहुत जैसे लगातार 12 बजे तक पढ़ती थी, साढ़े 9 से 12 तक, और फिर 12 से 1 डेढ़ बजे तक मैं प्रॉपर रेस्ट, खाना-वाना खाना तो मेरा सुबह भी थोड़ा बहुत हो जाता था, बट ये कि रेस्ट लेती थी उस टाइम पे। मैं घर पे ही यूजुअली मैंने तैयारी घर पे रही है, तो मेरा जॉइंट फैमिली है, तो मैं कभी चाची के पास, कभी ऐसे थोड़ा सबसे मिलके फ्रेश वगैरह हो जाती थी। फिर उसके बाद दिन में अपना पढ़ा 2-3 घंटे, और नैप ले लेती थी दोपहर के टाइम पे 3 से 4 या 3 से साढ़े 4 ऐसे 1 डेढ़ घंटे की नैप ले लेती थी। और फिर शाम को पढ़ के थोड़ा-सा मतलब शाम को घर के सामने पार्क है तो थोड़ा चक्कर वगैरह लगा दिया, और रात को फिर ऐसे ही पढ़ा। और फिर इस केस में ये होता था जैसे आप कह रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी हुँ, कभी-कभी कि मैं घर पे बैठी हूँ, इतने टाइम हो गया, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, ये चीज़ें बहुत चलती थी मेरे दिमाग में। तो क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह मेरे हमेशा मेरे पास होते थे मूड लाइटन अप करने के लिए, उनको कॉल कर लिया कभी, ऐसे करके मतलब कभी घर वालों के पास बैठ के, दादी होते हैं मेरे पास, तो दादी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया, तो इस टाइप से टाइम निकाला अपना। और सर कभी-कभी तो मैं आप ही से पूछ लेती थी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं? या तो मेरे हिसाब से अपने इस पूरी जर्नी में मतलब नेट की प्रिपरेशन में फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो आपको मतलब पॉजिटिवली गाइड करे, हुँ, कि अगर हम उनसे शेयर कर रहे हैं कि सर नहीं हो पा रहा या नहीं हो रही है चीजें, मन नहीं करता था कभी कभी पढ़ने का, तो ये कि फ्रेंड्स आपको थोड़ा समझाते हैं, आपका मूड लाइटन अप करते हैं, तो चीजें हो जाती है। अब मैं भी यही कहता हूँ और
ये आपके काम आया है सच में। ये आप एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहते हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि चीज़ें काम कर हाँ, जाती हैं। और अगर नेगेटिव लोगों से आप घिरेंगे तो नेगेटिव बात करके आपको कहीं न कहीं बिल्कुल डिमोटिवेट कर देंगे। ये ऐसा देखने को सर, मिला है। तो ये अच्छी बात है कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहे और आपका साथ दिया और आप इस जर्नी में सक्सेस हो जी, पाए। तो एक और चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मोटिवेट करता है कि आपको आपने सीएसआर नेट जेआरएफ को ही चुना कि आपको पीएचडी इस लाइन में जाना है, कि कुछ ऐसा स्पेशल है कि आपने और जॉब्स को ना देखते हुए और एंट्रेंस को ना देखते हुए नेट की तरफ आगे बढ़े? तो क्या आपकी मोटिवेशन है? अगर इसके पीछे आप बताएँ? जी सर। सर मुझे ना हमेशा से ही था कि जब मैंने केमिस्ट्री बीएससी में ही ली थी, ऑनर्स था मेरा, तो मेरे को था कि मुझे ना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मुझे था कि मुझे ना आगे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे आप पढ़ाई थोड़ा ये मतलब बता पीएचडी पाएँगे करनी है। बीएससी आपने कहाँ से करी? सर मैंने बैचलर्स अपनी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से करी है। तो सर पता नहीं भगवान की दया से तब भी मैं टॉप पर थी अपनी अच्छा। यूनिवर्सिटी की। तो हुँ, उस टाइम पे फिर मैंने साथ-साथ में लॉकडाउन का टाइम था, तो मैंने जैम की प्रिपरेशन करी थी। हुँ, तो जैम में भी ठीक-ठाक रैंक था मेरा, अच्छा था। बट वही है, उस टाइम एनआईटी का डिसाइड नहीं हो रहा था कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। तो आपने मेरे को बताया था फिर। तो सर एनआईटी जालंधर से फिर मैंने एडमिशन ली। तो सर मेरे को ना जब एनआईटी पे गई थी, जैसे प्रोफेसर्स वगैरह को देखते हैं हम, तो मेरे को हमेशा से था, मेरे को मतलब मन है ये, पता नहीं होगा या नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कॉलेज की प्रोफेसर बनूं या फिर इस टाइप की मुझे हायर एजुकेशन चाहिए थी। मतलब मेरा जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे जॉब लेनी है। जैसे जो अपना एनआईटीज में एक्चुअली प्लेसमेंट्स का भी बहुत रहता है, तो काफी आकाश वगैरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह आते थे एनआईटी में ना। बट मेरा नहीं था कभी भी कि मुझे इसमें जाना है। मेरे को हमेशा से था कि मैं पीएचडी करूं और फिर उसके थ्रू मैं हायर मतलब कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करूं। तो सर यही मेरी मोटिवेशन है मेन। हाँ, बहुत अच्छा है। यानी आप कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को सर्व करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को। और आप जैसे टीचर्स या प्रोफेसर मिलेंगे तो मुझे लगता है वैसे भी कंट्री बहुत अच्छी जगह जाने वाली है। और तो एक एनआईटी के बारे में मैं ये बोल रहा था, मैंने आपको एनआईटी भेजा, ये बात सच है। तो क्या कुछ फ़ायदा आपको लगा एनआईटी का? आप बता सकते हैं, किस शेयर कर सकती हैं, क्या फ़ायदा हाँ आपको एनआईटी जालंधर का जी लगा? सर। हुँ, जी सर। सर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ना सब कुछ होम टाउन में ही हुआ है बैचलर्स तक। हुँ, तो जब मैं एनआईटी में गई तो एनआईटी का एनवायरनमेंट, क्योंकि पहली बार हॉस्टल में रहे, हुँ, दोस्त मिले अच्छे, मैंने बहुत एंजॉय करा अपने एमएससी पीरियड। उससे पहले मेरा ऐसा था कि मैं कॉलेज में हमेशा डर-डर के ऐसे सिर्फ पढ़ती थी और कुछ नहीं करती थी, सिर्फ सुबह से रात पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। बट एनआईटी ने मेरे को ये सिखाया कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पूरा टाइम ही पढ़ना होता है आपको। मैंने हुँ। एन्जॉय करा है, साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करी, एन्जॉय किया। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा माहौल मिला वहाँ पे ना। लाइब्रेरी रहती थी, नाइट कैंटीन, मतलब वो उसकी एनआईटी जालंधर की तो वाइब ही अलग है। तो सभी टीचर्स वगैरह बहुत सपोर्टिव है। और एनआईटी का ये मुझे जो स्पेशलिटी लगती है, वो प्रोजेक्ट पे बहुत फोकस करते हैं। जो 1 साल का मास्टर्स प्रोजेक्ट होता है, तो उस 1 साल के प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत हेल्प करा है। अभी पीएचडी में मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, क्योंकि मैंने सारी टेक्निक्स या जो भी है ऑर्गेनिक की, मैंने तभी सीख ली थी। तो अब मेरे को जो मतलब यहाँ पे अपने पीएचडी के दौरान मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो इतना शायद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इतना शायद प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करा जाता है, जितना एनआईटीज़ या आईआईटीज़ में किया जाता है। तो सर ये एडवांटेज मुझे लगती है। और सर थैंक एक ये भी लो था, बोलिए, बोलिए। कंटिन्यू, यस कंटिन्यू। सर एक ये भी है कि एनआईटी में एक ऑप्शन रहता है लीव प्लेसमेंट्स वगैरह का, कि अलग-अलग कंपनीज आ रही हैं, ये वो जिन बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होता है, तो वो उधर ही जॉइन करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारी क्लास के थे जिन्होंने जॉइन करा है हुँ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। आपकी एनआईटीज़ की इतनी बात सुन के मुझे अपना कॉलेज का टाइम याद आ गया जब मैं वहाँ पे था, और ये बात सारी सच है। एनआईटी जालंधर पहले भी इतना अच्छा था जब मैं कर रहा था, और अब तो पहले से बेहतर ही हो गया है, डिपार्टमेंट अलग हो गया है और अपनी एक बिल्डिंग है। हाँ, और हाँ सही है, सर। जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको मौका मिलता है आईआईटी जेम से एनआईटी जालंधर जाने का, तो ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप चुन सकते हैं। और हर चीज़ में वो सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, मतलब हर लेवल पे वो बेस्ट जी, है। और अगर आप भी थोड़ा अच्छा बिल्कुल। कर लेते हैं तो यू विल गेट गुड पोजीशन आफ्टर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एनआईटी जालंधर से आईआईटी जम्मू गए हैं, और तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप आईआईटी जम्मू ही क्यों चुना आपने? इसका आप बता सकते हैं रीज़न? क्योंकि ये तो शायद मैंने नहीं सजेस्ट किया था। आप तो आईआईटी दिल्ली भी जा सकते थे, आईआईटी मद्रास भी जा सकते थे, आईआईएससी बैंगलोर भी जा सकते थे। आप काफ़ी ब्रिलियंट माइंड है। तो क्या कुछ खास रीज़न कि आईआईटी जम्मू आपको जाना था?
सर रीजंस तो इसके पीछे काफी है, बट सर मैं फिर एक तो यही था कि मुझे अपने घर के पास रहना था, जम्मू में ये मेरी मेन होम रीजन स्टे है, है। और ये मेन सर रीजन है। एक सर ये मेन रीजन, हाँ सर मतलब ये भी है रीजन। और सर मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं उनके पास ही रहूं, ज्यादा दूर ना जाऊं, मतलब वन ऑफ द रीजन ये भी था। और सर मैं और सर मैंने ना इंटर्नशिप करी एनआईटी जलंधर में। एक और चीज है कि वो ना 2 मंथ्स की इंटर्नशिप कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो उस टाइम मैं ना यहाँ पे आई थी आईआईटी जम्मू में इंटर्नशिप के लिए। तो जो मेरे गाइड थे, तो मुझे अपने गाइड बहुत ही अच्छे गाइड है वो ना। तो मतलब उनका मुझे नेचर पता था, नैब का पता, एनवायरनमेंट फैसिलिटीज का पता था। तो ये सब चीजें मुझे पता थी। और लास्ट में ये था कि थोड़ा घर वालों की तरफ से भी था कि वो नहीं चाहते थे कि मैं ज्यादा दूर जाऊं, घर के पास ही रहूं। और सर फिर मैंने भी सोचा कि जब गाइड अच्छे हैं, सब चीजें ठीक है, तो फिर मैंने भी जम्मू ही ऑप्ट करा। हाँ ये है कि स्टार्ट में मेरा मन था बाहर जाने का, बट एट द एंड अभी मैं सेटिस्फाई हूँ एकदम, क्योंकि लैब अच्छी है, लैब का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और गाइड भी बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा है सर यहाँ पे। हाँ नहीं, ये बात बहुत अच्छी है। ये मैं भी फोर्स करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप उसी लैब में जाएं जहाँ पे आपको आइडिया हो पहले से ही लैब एनवायरनमेंट कैसा है और गाइड्स कैसे हैं और फैसिलिटीज़ क्या है। तो अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं इन सब चीज़ों से तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, चाहे फिर वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जाना हो, चाहे एक स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना हो। पीएचडी इज ऑल अबाउट द लैब एंड देयर एनवायरनमेंट। तो अगर आप वो आपको अच्छा मिल सर गया है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। सर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब अच्छी आईआईटीज में है सर, बट वो बहुत परेशान है। मतलब हम्म, उनसे बात कभी होती है तो वो कहते हैं कि लैब का स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है उनको हम्म, ना। तो कुछ बेनिफिट है यहाँ पे जो वहां हम्म, से थोड़े ज्यादा, और कुछ शायद नुकसान। तो सर मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा कोई भी नुकसान। मतलब सेटिस्फाइड हूँ अपनी पीएचडी से, बिल्कुल खुशी है। मतलब यही था मेरे को कि, क्योंकि पहले यही था कि पता नहीं मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, मेरे को बहुत सारा ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे। बट यहाँ पे रह के अपने लैब में ही ना मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि इन्वायरमेंट, जैसे हमारे फ्रेंड, जैसे मेरे सीनियर्स वगैरह बहुत ज्यादा हेल्पिंग है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और मैं ये पहले से ही जानती थी। तो सर अभी मैं एकदम खुश, बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ यहाँ पे। ओके। तो हमने काफ़ी बात कर ली मुझे लगता है एनआईटी की और आसपास कॉलेजेस की। तो अब हम वापस बैक टू टॉपिक में आते हैं सीएसआर के बारे में। तो एक और क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाहूँगा कि एमएससी में आप पढ़े या सीएसआर में आपको दोबारा सब कुछ नया पढ़ना पड़ा। इस बारे में बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई थी, तो क्या मैं 6 महीने में कर लूँगा या साल भर में कर लूँगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या हेल्प करती है पीछे की पढ़ाई, या मतलब अगर आप बिना नहीं पढ़े पीछे तो भी हो सकता है। इसमें आप क्या सोचते हैं? सर मुझे सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 6 महीने, अगर आपने हुँ, पहले नहीं भी क्लासेस अच्छे से लगाए, या फिर आपके कॉलेजेस में आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, सर 6 मंथ्स आर इनफ हुँ, पढ़ाई करने के लिए और अच्छी रैंक लाने के लिए इनफ है। अगर आपने अच्छे, बस आपको टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। 6 मंथ्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सफिशिएंट है सर। ये सिर्फ मुझे मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि मैं इतना ठीक है, मतलब क्लास में था मेरा, पढ़ाई में मैं ठीक थी। बट फिर भी जब मैं नेट की प्रिपरेशन करी थी तो मुझे बहुत सारी चीजें नई पढ़नी पड़ी, और नई तरीके से मैंने स्टार्ट करी चीजों की। तो सर मुझे तो वो 6 मंथ्स में जो मैंने पढ़ा, मैं उसी को ही काउंट करती हूँ कि हाँ मैंने उस टाइम पे पढ़ा, और वही मेरे लिए सबसे सही टाइम लगा है। और बस यही है सर कि कॉन्टिन्यूटी इंसान में हो कि हाँ रेगुलर पढ़ना है, और एक जिद हो तो चीजें हो जाती है। ओके। तो कहने का मतलब है कि आप रेगुलर रहें और एक ही चीज़ को फ़ोकस करें, अच्छे से पढ़ें तो हाँ चीज़ें हो जाएँगी। जी सर, जी सर। तो इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी के जो एस्पिरेंट हैं अपकमिंग एग्ज़ाम जो देंगे, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या एक या 1 या 2-3 एडवाइस जो आप देना चाहें कि किन गलतियों से बचना है या किन चीज़ों का ध्यान देना है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? सर पहले तो मैं यही बोलूंगी कि सब्जेक्ट सारे करके जाने हैं, चाहे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक प्लस एप्टीट्यूड, ये सारे के सारे करके जाने हैं। हुँ, और सर दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती थी, और जिस वजह से मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी। तो सर अपने आप को अगर हम रखेंगे कि हाँ हो जाएगा तो चीजें हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा यही बात कि सर कॉन्टिन्यूस पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ नहीं आज नहीं पढ़ते कल कर लेते, एक
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन मल्टीपल टाइम करनी है, क्योंकि रिवीजन ही आपकी बहुत हेल्प करती है। जितनी बार आप चीजें रिवाइज करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। और साथ साथ में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। अगर आपने सिर्फ पढ़ा ही है, क्वेश्चंस लगाए नहीं है, तब भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि पेपर का पैटर्न आजकल बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, पेपर टफ आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस लगाने का आइडिया मतलब होना चाहिए, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन पे फोकस रखना चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर है उनको तो एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। उसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। और सर एक जो चीज थी कि जब मैंने दिसंबर में अटेम्प्ट किया था तो पेपर के टाइम में बहुत पैनिक थी, मतलब मेरे हाथ वगैरह हिल रहे थे। पर जब मैं जून की बात करूँ तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। तो इसलिए मतलब अपने आप को मोटिवेशन ये सब चीजें रखो तो सर हो जाएगा सर डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन मेरे को आपकी बात से याद आया और काफ़ी मुझसे पूछा भी जाता है मेल पे। जैसे आपने बताया कि आप तैयारी करते हैं, घर पे तैयारी किया, जॉइंट फैमिली आपकी है, तो कई बच्चों का मुझे डाउट आता है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है, डिफरेंट तरीके के प्रेशर उन्हें देखने को मिलते हैं, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे लोगों की बात सुनना हो। तो आप एक जीता जागता एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप जॉइंट फैमिली में रह के आपने किया। तो बताएंगे आपने कैसे इन बातों से बचे जो अक्सर बच्चों को सुनने को मिलता है। इनफैक्ट मैंने भी घर से तैयारी की, मुझे ही सुनने को मिला। तो कैसे आपने टैकल करी इन सब चीज़ों को? कभी आपके सर साथ ऐसा हुआ मेरे कि आपके पेरेंट्स ने बोला या किसी बाहर वाले ने आपको बोला वो बाहर लड़की घर पे बैठी है? हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जब मैं मास्टर्स करके आई तो लोग पूछते थे कि अब क्या कर रही है, तो मतलब यही आंसर देते कि वेली है, अभी तो घर पे ही बैठी है ये वो। तो सर कभी कभी मुझे बहुत डिमोटिवेशन होती थी कि सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि मतलब मेरे को होता था कि मैं जल्दी से जल्दी चीज से निकलूं जल्दी जल्दी। बट मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी थोड़ा बोल देते थे कि जल्दी से कुछ ज्वाइन करो, आपको साथ साथ में एग्जाम करना चाहिए था या जो भी है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन चीजों को ना ज्यादा सोचा नहीं, मतलब सोचती थी बट फिर भी ये था कि कोई नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, अगर बोल रहे हैं सारे तो इनको उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। मेरे अपने से मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझसे जितनी मेहनत होती थी मैंने सब करी थी दिसंबर वाले टाइम पे। बट वो बाय चांस रह गया था या जो भी है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि चाहे कोई भी कुछ बोलता है, डिस्टर्बेंस वगैरह तो छोटी मोटी चलती रहती है। मैं जॉइंट फैमिली हो या फिर फैमिली में कुछ चीजें छोटी मोटी चलती रहती है। बट आप कितने मतलब आपको कितनी उस चीज की टेंशन है या आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हो, वो चीज ना ज्यादा होती है, आपको बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना मस्त पढ़ती थी, चाहे कुछ बोलते रहे कोई कुछ भी, मैं एक कान से सुनती थी दूसरे से निकाल देती थी और पढ़ाई फोकस करती थी। ये अच्छी बात है कि आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा बेशरम भी होना पड़ेगा। छोटी-छोटी बातों को हाँ दिल सर, में ले लेंगे तो होना आगे नहीं हाँ, बढ़ पाएंगे। ये बात तो है सर, बेशरम होना ही पड़ता है, अपनी जिद पे हाँ, अटल रहना और पड़ता है। एक कुछ चीजें कहावत भी है, शेर एक कदम पीछे लेता है तो बड़ी छलांग मारता है। तो उस तरीके से अगर आप थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेटर करने के लिए रुक रहे हैं, थोड़ा मतलब गैप ले रहे जी हैं या थोड़ा-सा रुके हुए हैं। जी प्रिपरेशन मोड था वो आपका, वो आपने निकाला बहुत अच्छे से। तो आई थिंक प्रगति आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर बड़े अच्छे से दिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने बता दी हैं, और इनसे चीज़ों से मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ, तो व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा ही सीखेंगे। और एक सीएसआर नेट एस्पिरेंट के लिए तो ये वीडियो काफ़ी काम की है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और कहना है या कुछ आप कहना चाहते हैं स्पेशल, तो यू कैन टेल। सर, मैं तो यही बोलूंगी सर, मैंने आपको इस पूरे टाइम पे बहुत फॉलो किया, और सर मैं तो आपको जैन से फॉलो कर रही हूँ, हर चीज में मैं आपकी सलाह लेती हूँ। और सर ऐसी कोई भी आपकी सलाह ना, हर सलाह मेरे लिए काम आई है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, गेट नेट टिफर, हर चीज में मैं आपसे पूछ के जाती थी। चाहे मतलब मुझे अभी भी याद है कि टिफर के टाइम पे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या है पेपर क्या नहीं है। एक रात पहले पूछा था मैंने कि क्या करना है मुझे, और आपने जैसे जैसे बताया था मैं वैसे वैसे करके आई थी और मेरा हो गया था। तो मैं तो सब बोलूंगी व्यूअर्स को कि आप प्रदीप सर की बात तो जरूर सुनो, क्योंकि मैं तो जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस चीज का कि सर की बहुत सारी चीजों ने मेरी हेल्प करी है। मैंने हर डाउट सर से पूछा है हर चीज में, और सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो मैं व्यूअर्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि वो आपके एडवाइस को जरूर सुने जो भी आप उनको बोलते हो, तो यही बोलना चाहूंगी। थैंक यू, आपने मेरी बातों के मायने समझे, और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के काम आ पाता हूँ, और जब मेरी बातें रियल में जब
पॉसिबल हो पाती है, सक्सेस हो जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरा खुद का एक सपना था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि जो भी प्रॉब्लम मुझे आई है वो प्रॉब्लम मैं अपने सामने तो किसी को होने नहीं दूंगा, और अगर वो मुझसे पूछते हैं तो जितना ज़्यादा मैं जानता हूँ और या जितना मैंने सीखा है उसको मैं शेयर करूँगा। तो ऐसा चलता रहता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप किसी से करेंगे तो बड़ा अच्छा है कि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आई होप आप सबके का ये वीडियो भी ऐसे ही काम आएगी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। बाकी अ, अभी के लिए गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। और आई थिंक आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एक अच्छे प्रोफेसर आप ज़रूर बनेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर। ब्लेसिंग साथ ही रखना।